नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो आइए आज हम आपको हिंदी का एक और नया क्लास लेकर आए हैं आपके सामने, स्वर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ये जो स्वर हम पढ़ाएंगे आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है, लेकिन आप देखिएगा तो आपका ये जो स्वर संधि का नियम होता है सब यहाँ पे आपको हम समझाने का प्रयास कर देंगे। हर एक स्वर को समझाने का प्रयास कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्वर। ठीक है दोस्तों, तो स्वर का मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे नाभि से अर्थात हमारे पेट से एक वायु निकलता है जिसे हम प्राण वायु कहते हैं। और वह प्राण वायु मुख के रास्ते बिना किसी अवरोध के जब बाहर निकल जाता है तो उसी को हम स्वर बोल देते हैं। ठीक है, अर्थात स्वर एक प्राणवायु होता है जो हमारे स्वर तंत्रिकाओं से होते हुए बिना किसको टच नहीं करता। जैसे कंठ हुआ, तालु हुआ, मुर्दा हुआ, दांत हुआ, ओठ हुआ, किसी को टच नहीं करता है। बिना टच किए, बिना स्पर्श किए बाहर निकल जाए, वही स्वर है दोस्तों। अब देखते हैं, वैसे तो हिंदी में या संस्कृति में जो होते हैं 13 स्वर होते हैं। अब कहेंगे सर 13 कैसे, लेकिन माना गया है 11 स्वर। माना गया 11 स्वर। देखिए, हिंदी और मानक हिंदी वह है जो हमारी सरकार या राजभाषा जो प्रयोग होता है, राजभाषा में जो हिंदी मानी गई है उसके अनुसार 11 ही स्वर होते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप स्वर विज्ञान पढ़ेंगे तो स्वर विज्ञान में कुल 13 स्वर होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहां पर देखेंगे स्वर। अब देखेंगे आपका स्वर जो होता है, स्वर को हम 3 वर्ग में रख सकते। एक आपका मूल स्वर कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिनमें अ हुआ, छोटी ई हुई, छोटा ऊ हुआ और री हुआ, जिसे हम ऋषि बोलते हैं। और यहां पर यदि हम बात दीर्घ स्वर की करें तो दीर्घ स्वर में कुल 3 स्वर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दीर्घ स्वर में कुल कितने स्वर आते हैं तो यहां पर आ है, ई है, ऊ है। ठीक है, लेकिन गौर करने वाली बात है, हम दीर्घ में इन्हें भी जोड़ेंगे क्योंकि ये भी दीर्घ है। दीर्घ में कुल यहां पर 7 स्वर हो जाते हैं। कहेंगे 4 संयुक्त स्वर और 3 दीर्घ स्वर। कितने हो गए? 7। अर्थात दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अर्थात दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका जो दीर्घ होते हैं और एक आपका जो संयुक्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर गौर करेंगे कि हम इन्हें संयुक्त क्यों कहते हैं। थोड़ा सा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, इन्हें हम संयुक्त क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहां पर संयुक्त 2 तरह से होते हैं। हम इन्हें मेल स्वर भी कह सकते हैं। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? मेल स्वर। मेल स्वर का मतलब जब 2 समान स्वरों से जो स्वर बना, जैसे आ है तो अगर हम अ को मिलाएंगे और फिर अ को मिलाएंगे तो बराबर हमारा क्या हो जाता है? आ। उसी तरह से ई को मिलाएंगे, ई को मिलाएंगे, बड़ी ई। उसी तरह से ऊ को मिलाएंगे, ऊ को मिलाएंगे, बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां गौर करने वाली बात है, यहां चाहे छोटा अ हो चाहे बड़ा अ हो, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, सबका रूल एक ही है। हम जब हिंदी में स्वर विज्ञान पढ़ते हैं तो स्वर विज्ञान में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जब इन्हें हम देखेंगे, यह किससे बना है तो इसे कहेंगे अ और दूसरा ई। जब अ और ई का मेल होता है तो ए तैयार हो जाता है। उसी तरह से अ और और उ, अ और जब उ मिलता है तो दोस्तों क्या तैयार हो जाता है? ओ तैयार हो जाता है। उसी तरह से इसे देखेंगे, यहां पर जब अ से क्या मिल जाए? ए। जब अ और ए मिलेंगे तो ए हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर अ धन
ओ, अ धन ओ मिलेगा तो आपका औ तैयार हो जाता है दोस्त। तो इसे भी आप गौर करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जब आप स्वर पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर, वृद्धि स्वर, यण स्वर, तो इनकी जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, एक बार और हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा समझाने का बार बार प्रयास करता हूं, आप इसे ना समझिएगा सर जी बड़ा रिपीट करते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, समय लग जाए, लेकिन चीजें अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन, पढ़ाई एक ऐसा सिस्टम है जहां हमें ज्यादा से ज्यादा समय इन्वेस्ट करना पड़ता है। हम पढ़ाई पर जितना समय इन्वेस्ट करते हैं और जितना ही स्लो पढ़ते हैं, हमारी मेमोरी उस पढ़ाई को एडजस्ट करती है अपने पास और उसे याददाश्त बना के आपके पास रखती है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए अ का मेल किससे हुआ है, तो आप कहेंगे अ धन अ। बड़ी ई किससे बना है, ई धन ई, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। उ धन उ। अब यहां गौर करने वाली बात है, ये बड़ी ई भी हो सकती है, ये बड़ा ऊ भी हो सकता है, ये भी बड़ा ऊ हो सकता है, ये भी बड़ी ई हो सकती है, ये भी बड़ा आ हो सकता है, ये भी बड़ा आ हो सकता है, तब भी रूल वही है। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर हम यहां देखेंगे, इसको यदि समझना हो तो इसमें क्या है, अ है, अ से जब क्या मिलेगा, ई। जब अ और ई आपस में मिलते हैं तो ए बन जाता है दोस्तों, इसीलिए इसे हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। उसी तरह से यहां देखेंगे, यहां जब अ से क्या मिल जाए, अ से ए मिल जाए, अ से ए मिल जाए, जब यह दोनों मिलेंगे तो आपका अय हो जाएगा। उसी तरह से यहां ओ को देखेंगे, यहां जब अ मिलेगा, अ किससे मिलेगा, उ से। अब यहां चाहे छोटा ऊ हो और चाहे बड़ा ऊ हो, बात एक ही हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओ। अब यहां पर देखेंगे, यदि हम अ से किसे मिला दें, ओ को, तो भी आपका बराबर क्या हो जाएगा, औ। तो इसे आप नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखने में छोटा होता है। देखिए, पढ़ाई के वक्त छोटी से छोटी बातों पर हमें गौर करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आपने देखा दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर कितने होते हैं दोस्तों, 7। लेकिन वही बोल देगा मेल स्वर कितने होते हैं, तो मेल में इन 3 को ही लेंगे, आ को, बड़ी ई को और बड़ा ऊ को। क्यों, क्योंकि ये समान समान स्वर मिले हुए हैं। ठीक है, और इनको हम बेमेल स्वर कहेंगे। बेमेल स्वर कितने हो जाएंगे, 4। क्यों, देखिए यह और यह आपस में मेल नहीं है, बेमेल है, इसलिए इसका नाम बेमेल पड़ जाएगा। यह आपस में मेल नहीं है, इसलिए इनका नाम बेमेल पड़ जाएगा। ये आपस में मेल नहीं है, बेमेल पड़ जाएगा। ये आपस में मेल नहीं है, बेमेल पड़ जाएगा। लेकिन आपस में देखिए, आपस में मेल है। तो अब देखेंगे, थोड़ा सा गौर फिर करेंगे, अगर पूछेगा दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर में 7 हो जाएंगे, 3 इन्हें भी जोड़ लेंगे और 4 इन्हें भी जोड़ लेंगे, 4 3 7। यदि मेल स्वर पूछेगा तो मेल में खाली 3 ही है, आप दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि समान स्वर मिले हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, और यदि बेमेल कहेगा तो बेमेल में आप कहेंगे 4 बेमेल है। ठीक है, और यदि मूल कहेगा तो मूल तो अ है, ई है, उ है, री है। ठीक है, देखिए गौर करेंगे, मूल स्वर 4 ही होते हैं और सब इसी से बनते हैं, और सब क्या है, इसी से बनते हैं दोस्तों। अब आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब आगे आपका यहां पर आ गया, देखिए उच्चारण के समय के आधार पर यदि हम यहां पर गौर करें, उच्चारण, उच्चारण क्या होता है, उच्चारण को इंग्लिश में एसेंट बोलते हैं। अर्थात हम जब कोई स्वर बोलते हैं, बोलते वक्त जो समय लगता है, ठीक है, समय के आधार पर हम यदि स्वरों को देखेंगे तो हम स्वर 3 तरह से पाएंगे, एक हर्स्व स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। अर्थात उच्चारण के दृष्टि से कितने प्रकार के स्वर होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। देखिए, हर्स्व स्वर उन्हें कहते हैं जिन्हें बोलते वक्त 1 सेकेंड का समय हो। जैसे देखिए अ, ई, उ, री,
अर्थात इन्हें बोलते वक्त कितने सेकंड का समय लगा? 1। अर्थात जिन्हें बोलते वक्त 1 सेकंड का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक है। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर वह है जिन्हें बोलते वक्त 1 सेकंड की नहीं 2 सेकंड की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आ, देखिए, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब क्यों लगता है? क्यों लगता है कारण समझ सकते हैं। यहां पर 2 स्वर है, एक आपका अ और दूसरा अ। तब जब 2 अ है तो 2 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड इसका और 1 सेकंड इसका, इसलिए दीर्घ है। उसी तरह से ई को देखेंगे, 1 ई 2 ई। उसी तरह से ऊ को देखेंगे, 1 ऊ 2 ऊ, तो 2 सेकंड लगा। उसी तरह से ऐ को देखेंगे, अ और ई, तो 2 सेकंड लगा। ऐ को देखेंगे, अ और ए, 2 सेकंड लगा। यहां पर अ और उ और 2 सेकंड लगा। यहां पर अ और ओ। अब देखेंगे जब 2 है तो 2 सेकंड लगेगा, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। अर्थात दीर्घ स्वर किसे बोलते हैं? तो कहेंगे दोस्तों जिन्हें बोलने में 2 सेकंड लगता है। ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे यहां शब्द आएगा पुलुत स्वर। आप यहां गौर करेंगे, पुलुत। वैसे तो हिंदी में पुलुत स्वर का प्रयोग नहीं होता, हिंदी में पुलुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पुलुत स्वर हम ओम को मानते हैं। इसे बोलते वक्त 1 सेकंड नहीं 2 सेकंड नहीं, 2 से अधिक, 3 सेकंड या 4 सेकंड या लंबा भी हो सकता है। जैसे आप योग मेडिटेशन में देखते हैं, ओ, मतलब कि बहुत ही लंबी स्वर जाएगी। इस स्वर का कहीं अंत नहीं होगा जब तक आप अंत करेंगे नहीं। तो इसलिए आपने देखा ह्रस्व स्वर 1 2 3 4, दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। और ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। कुल कितने स्वर माने गए हिंदी में? 11। और होते हैं कितने? 13। कहेंगे 2 कौन है? तो 2 अयोग वाक को जोड़ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ओम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और कहीं कहीं ओम को एक्चुअली में ऐसे लिखा जाए, बीच में 3 और आगे ओम। ओम लिखते वक्त आगे हलंत लगाएंगे, स्वर रहित, फिर भी स्वर होता है। इसको 3 यहाँ उ नहीं है, ये 3 है। ठीक है। तो आपने यहां समझ गया। अब अगला थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या है। अब आगे देखेंगे। ठीक है। अब आगे देखेंगे हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, री, अंग और अह। अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अह को क्या बोलते हैं? विसर्ग। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? अयोगवाह। इसे भी गौर करिएगा दोस्तों, अयोगवाह में 2 आते हैं, एक अंग और एक अह। अब कहिए इन्हें अयोगवाह स्वर क्यों कहते हैं? अधन योग, योग माने जोड़ना, अयोग जिसे नहीं जोड़ा जाता, मतलब इसे न तो हम स्वर में जोड़ते हैं और न तो इसे व्यंजन में जोड़ते हैं, इसीलिए हम इसको दोनों के बीच रखते हैं, स्वर के बाद और व्यंजन के पहले। क्यों? क्योंकि अंग जो आपका बना है ए और यन से बना, अर्थात ए बराबर अ, यन बराबर न। अर्थात देखिए पंचमाक्षर जो होता है, पंचमाक्षर जब किसी भी व्यंजन, पंचमाक्षर का मतलब अंग, इय, अड़, न और म, ये पंचमाक्षर जब किसी भी व्यंजन से मिलते हैं तो अनुस्वार बन जाते,
क्या बन जाते हैं? अनुस्वार। क्या बन जाते हैं? अनुस्वार। ठीक है, जैसे हम लिख दें तम, देखिए म क्या है? पंचमाक्षर है, प प ब भ म, म का पांचवा अक्षर है। ठीक है, और किससे मिला? ये किससे मिल जाए? हार से। अब देखिए तो म जब ह से मिलेगा तो म क्या बन जाएगा? अनुस्वार। तो बराबर आप स लिखेंगे और म को अनुस्वार बना देंगे और आगे लिख देंगे हार, संहार। ठीक है, तो ये गौर करना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब अयोग वा किसे कहते हैं तो आप समझ गए। कहने का मतलब जब कभी भी जब कभी भी जब कभी भी पंचमाक्षर का मेल पंचमाक्षर का मेल किसी व्यंजन से हो तो पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। गौर करिएगा, और यह व्यंजन संधि का नियम भी है। व्यंजन संधि का एक नियम है, यदि पंचमाक्षर का मेल किसी भी स्पर्श व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन से होता है तो पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है कि नहीं दोस्तों? आप पढ़े होंगे, तो ये चीजें वहीं पे गौर करने वाली बात है। तो हमारा दो अयोगवा होता है, अंग और अह। ठीक है, अब यहाँ पर अ और न है, और यहाँ पर अ और ह है। अब देखिए यहाँ पर स्वर है और यह व्यंजन है। स्वर और व्यंजन मिल करके अंग बना है, और अ और ह, अ स्वर है, ह व्यंजन है। स्वर और व्यंजन मिल करके अह बना है, इसलिए इन दोनों को हम हिंदी में, मानक हिंदी में स्वर भी नहीं मानते हैं, व्यंजन भी नहीं मानते हैं। इन्हें हम नाम दे देते हैं अयोग, अयोग वाह। क्या नाम दे देते हैं? अयोग वाह। अ का मतलब नकारात्मक सेंस है, अयोग माने जुड़ता है, न तो स्वर में जुड़ता है न तो व्यंजन में जुड़ता है। तो कितने स्वर हो गए? 11। यहीं तक स्वर माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हिंदी में री को आधा स्वर भी माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अर्ध स्वर किसे कहते हैं तो आपका साफ जवाब होगा री। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? देखिए लिखा ऐसे जाएगा और पढ़ा ऐसे जाता है। एक्चुअली में री को र हम पढ़ते हैं, री को र पढ़ा जाता है, लेकिन अशुद्धि के कारण कई लोग री बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाए कौन ऐसा स्वर है, लिखा तो स्वर जाता है, बोला व्यंजन जाता है, तो आपका साफ जवाब होगा री। क्या जवाब होगा? री। दोस्तों गौर करिएगा, थोड़ा सा हम रिपीट कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये री। अच्छा, एक बार किसी आईएएस इंटरव्यू में प्रश्न किया है। अब जब आईएएस इंटरव्यू जो वायरल होते हैं आप उसमें देखेंगे तो बोला है, प्रश्न किया है कि कौन ऐसा स्वर है जिसे हम लिखते स्वर है अब बोलते व्यंजन है। तो गौर करिएगा री, देखिए लिखे री है अब बोलते री या र। ठीक है, तो इसे हम अर्ध स्वर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? देखिए आधा स्वर है और आधा व्यंजन है, लेकिन जब पूछा जाएगा अर्ध व्यंजन किसे कहते हैं तो यह और वो। अगर अर्ध स्वर पूछेगा तो री कहिएगा, और अर्ध व्यंजन पूछे अर्ध व्यंजन तो आप कहिएगा य को और वो को। जानते हैं दोस्तों क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं इसे अर्ध व्यंजन? देखिए जब आप ई का उच्चारण बोल करेंगे, किसका? ई का, तो वहां यह छिपा रहेगा ई। देखिए, और जब आप ऊ का उच्चारण करेंगे तो यहां वह छिपा रहेगा। क्या छिपा रहेगा? वो। देखिए ऊ वो ओ वो। उसी तरह से ई, इसलिए इसको हम यड़ संधि बोलते हैं। स्वर संधि में आता है नहीं आता? देखिए यड़ संधि में यह वो आता है ना, अयड़ संधि में री भी आता है, क्योंकि आधा ये स्वर है आधा व्यंजन है। कॉन्सेप्ट समझे ना अयड़ संधि का? तो बाद में हम संधि समझाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, लेकिन यहां देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपने जाना
कि अर्धस्वर किसे कहते हैं, अर्धव्यंजन किसे कहते हैं, अर्धस्वर किसे कहते हैं और अर्धव्यंजन किसे कहते हैं। अर्धस्वर में आता है री और अर्धव्यंजन में आता है य और व। अब देखेंगे हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण घटक स्वर और व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, स्वर, दूसरा व्यंजन। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शब्दों का आत्मा किसे कहते हैं, तो स्वर। स्वर को शब्दों का आत्मा कहते हैं। यदि किसी शब्द में स्वर न हो उस शब्द का कोई आत्मा ही नहीं रहेगा, अर्थात कोई मूल ही नहीं रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शब्दों का अंग क्या है, तो शब्द का अंग व्यंजन है और शब्दों का आत्मा क्या है, स्वर है। अगर पूछा जाए शब्द का प्राण क्या है, तो स्वर है। अर्थात शब्द का प्राण और शब्द का आत्मा स्वर होता है। जीके में पूछ दिया जाए, बताइए कि शब्द का आत्मा किसे कहते हैं, ऑप्शन दे दिया जाए स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर, तो आपका सटीक जवाब होगा स्वर। ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए लिखने की सबसे छोटी इकाई व्यंजन। अब बोलने और लिखने में फर्क होता है। हम छोटी छोटी बातों पे गौर नहीं करते हैं, इसलिए एग्जाम हमारा खराब हो जाया करता है बाबू, साफ बात है। हर छोटी बातों पे गौर करिए, एग्जाम साफ और सुथरा अच्छे नंबर लेके आपके पास आएगा। बड़े लोग छोटी छोटी बातों पे गौर करते हैं। जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले स्वर को, इसलिए बोलने की सबसे छोटी इकाई स्वर। और यदि आपसे पूछा जाएगा लिखने की सबसे छोटी इकाई व्यंजन, लिखने की सबसे छोटी इकाई व्यंजन है, बोलने की सबसे छोटी इकाई स्वर है। शब्द का आत्मा स्वर है, शब्द का प्राण स्वर है और शब्द का शरीर, शब्द का अंग व्यंजन है। तो इसे भी आपने समझा। ठीक है। अब देखेंगे हर्ष स्वर दीर्घ, ये तो पढ़ा चुके हैं आपको। भारत सरकार की सहमति के अनुसार मानक हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर। देखिए प्रश्न आ गया, भारत सरकार ने सहमति बनाया क्या, हिंदी के बारे में, कि हिंदी में कुल 13 स्वर होते हैं, लेकिन भारत सरकार ने 11 स्वर ही माना। तो नो कंफ्यूजन, एग्जाम में मानक हिंदी में 11 स्वर नहीं तो 13 स्वर होते हैं दोस्तों। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखेंगे प्रयत्न के आधार। जब हम बोलते हैं तो प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो जीभ का सहारा लेते हैं। स्वर को बोलते वक्त जीभ का सहारा और किसी का सहारा नहीं लेते। किन वर्णों को बोलते वक्त जीभ का सहारा लिया जाता है, तो साफ जवाब होगा स्वर कहिएगा। छोटी छोटी बातों पे गौर करिएगा। अब देखिए जीभ में 3 भाग होगा, अगला भाग, पछिला भाग और बिचला भाग। अगले भाग को अग्र बोलेंगे, मध्य भाग बीच वाले को और पश्च भाग पिछले वाले। अग्र स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है। जब जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे तो अग्र स्वर कहते। जैसे ई, बड़ी ई, ए, याद करना बड़ा आसान है। ई, जब ई आ गया तो बड़ी ई भी आ गया, और जब जहां ई है वहीं ए है और वहीं ऐ, क्योंकि आपको बताया था कि जब अ का मेल ई से होगा तो ए हो जाएगा, और जब अ का मेल ऐ से होगा तो ऐ हो जाएगा। तो आप गौर करिएगा, अग्र स्वर में ई आता है, जब ई रहेगा तो बड़ी ई भी जान जाएंगे, और जब जहां ई है वहां बड़ा ए है, वहीं ऐ भी है। ठीक है। अच्छा, पश्च, जीभ के पिछले भाग, जिन स्वरों को उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। पश्च मतलब पिछला स्वर। तो जहां ओ वहीं ऊ, वहीं बड़ा ऊ, वहीं ओ, वहीं औ और वहीं इंग्लिश वाला। हालांकि इस स्वर को हिंदी में नहीं बोला जाता है, अंग्रेजी में बोला जाता है। थोड़ा सा स्वर पर गौर करेंगे। एक होता है आगत
स्वर, अगर आपसे पूछा जाए आगत स्वर कौन कौन से, तो आप कहेंगे अर्धचंद्र, अर्धचंद्र को आगत स्वर। दूसरा दूसरा नुक्ता, नुक्ता नुक्ता हम नीचे लगाते, जैसे अगर लिखा जाए डान, तो डान हिंदी शब्द, लेकिन जब इसके ऊपर ए लग जाएगा अर्धचंद्र, टॉन, टॉन अंग्रेजी शब्द। जैसे हाट, हाट माने बाजार, वह स्थान जहां रुका जाता, लेकिन जब उसके ऊपर अर्धचंद्र लगा दे तो हॉट, हॉट माने घर। उसी तरह से जैसे लिखा जाए डॉक्टर, गलत है, डॉक्टर के ऊपर ए लगा देंगे, डॉक्टर, अर्थात इंग्लिश का शब्द। हिंदी में जब हम इंग्लिश के शब्दों को लिखते हैं तो हिंदी में लिखते हैं और लिखते वक्त ऊपर अर्धचंद्र लगा देते हैं, जिससे पता चल जाता है आगत स्वर। इसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता आगत स्वर, देखिए, ठीक है। उसी तरह से एक आध शब्द और आ जाए, एक आध शब्द और आ जाए, जैसे लिख दिया जाए कोई शब्द इंग्लिश में हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम लिख दें मास्टर, मास्टर लिख दें। अब ये मास्टर सही है, देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन नहीं, ऊपर अर्धचंद्र लगाएंगे, मास्टर, इसको बोलेंगे मास्टर, अर्थात इसे पता चल रहा है यह इंग्लिश का शब्द है, अर्थात इंग्लिश के शब्दों को जब हिंदी में लिखा जाता है तो अर्धचंद्र लगा दिया जाता है। उसी तरह से एक होता है नुक्ता, एक क्या होता है नुक्ता, नुक्ता क्या होता है, नुक्ता होता है जब अरबी फारसी का शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते। थोड़ा सा गौर करिएगा दोस्तों, हमारे हिंदी में 2 लाख से अधिक शब्द हैं। कितने शब्द हैं हिंदी में, शब्द गौर करिएगा, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। हमारे हिंदी में कुल कितने शब्द हैं, तो दोस्तों आप कहेंगे 2 लाख से अधिक शब्द, जिनमें से 3500 शब्द, 3500 शब्द कहां से आए हैं, अरबी फारसी से आए हैं, 2500 अरबी से आए हैं। उन शब्दों के लिए हम क्या लगाते हैं, नुक्ता। जैसे लिखे हम गजल, गलत लिखे, क्योंकि गजल शब्द हिंदी का नहीं है, तो यहां नुक्ता लगा देंगे, ये भी स्वर, तो बोलेंगे गजल, 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 ठीक है। उसी तरह से हम लिखते हैं बाजार, बाजार कोई शब्द नहीं है, लेकिन जब यहां नुक्ता लग दिया जाएगा तो कहेंगे बाजार, बाजार, इंग्लिश में तो मार्केट बोलते हैं, ठीक है, तो बाजार, ठीक है। तो कहने का मतलब जहां ये बिंदी लगता है उसी को हम नुक्ता बोलते हैं, और नुक्ता क्या है, आगत स्वर है। आपसे पूछा जाए कि हिंदी में आगत स्वर कौन कौन से हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे एक आपका अर्धचंद और एक आपका नुक्ता, जैसे ज पे लग जाए, ठीक है, तो ये नुक्ता, नुक्ता और अर्धचंद, ठीक है। अच्छा, तो आपने जाना कि ये जो आ है, औ है, ओ है, बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, ओ है, ये सब क्या होते हैं, मध्य भाग से बोले जाते हैं, अर्थात जीभ को बोलते वक्त हम ऊपर उठा, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया, ये आपका पश्च भाग, पिछले भाग, ठीक है। अच्छा, अब मध्य स्वर से किसे बोला जाता है, तो हिंदी में अ को, इसे हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। मात्र एक स्वर है जिसे हम कहां से बोलते हैं, मध्य से, अ, ठीक है, इसे हम केंद्रीय स्वर कहते हैं। तो आपने जाना, ठीक है, आपने क्या जाना, अग्रभाग से बोले जाने वाले स्वर, पश्च भाग पिछले भाग से बोले जाने वाले स्वर, बीच से बोले जाने वाले स्वर, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, अब देखेंगे मुखाकृति। आपने जाना उच्चारण समय के आधार, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। उसके बाद आपने जाना जीभ की आकृति के आधार पर, अग्र, पश्च, मध्य। अब आप जानेंगे ओठ के आधार पर, ओठ,
ठीक है। अर्थात मुखाकृति, जब इन स्वरों को बोलते हैं तो हमारे मुख की आकृति, विशेषकर ओठ की आकृति कैसी हो। देखिए, संवृत, वे स्वर जिन्हें उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, बहुत कम, जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा। इन्हें बोलते वक्त क्या है, मुख का कुछ भाग खुलता है, 10% 20%। उसी तरह से विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता, 100%। यहां मुख कितना खुलता है, 100%। यहां मुख कितना खुलता है, 20 से 25%। अगर गणितीय भाषा में समझे, इन्हें बोलते वक्त मुख बहुत कम खुलता है, बहुत कम, 20-25%। ई, उ। लेकिन जब हम सब विवृत मतलब जब मुख एकदम खुल जाए 100%, देखिए आ। उसी तरह से वृत्ताकार, जब बोलते वक्त आपका ओठ गोल हो जाए, वृत्त के समान हो जाए, जिनके उच्चारण में ओठ की आकृति वृत्त के समान हो जाए, उ हुआ, ठीक है। बड़ा उ, ओ, विशेषकर ओ, विशेषकर ओ, हालांकि ये सब दिया है तो हम विशेषकर ओ, देखिए ओ, ठीक है। अवृत्ताकार, जिनके उच्चारण में ओठ की आकृति अवृत्ताकार हो जाती है, तो ये सब उदासीन, उदासीन में अ भी आएगा। तो थोड़ा सा एग्जाम में इसे देखेंगे, उतना ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन हमने समझाने का प्रयास कर दिया, क्योंकि जरूरी है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। तो ये रहा आज आपका स्वर, स्वर के बारे में हमने बताया। अगला वीडियो हमारा संज्ञा सर्वनाम पर होगा, एक बार जरूर देखिएगा, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से मैं संज्ञा और सर्वनाम पढ़ाने का प्रयास करूंगा। हालांकि ये थोड़ा सा विशेष समझाने वाला पॉइंट नहीं था, लेकिन हम संज्ञा को, लिंग को, वचन को, कारक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, एक बार हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे आपको पढ़ा सकूं। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।